Hello students of class 9. Once again welcome back to my class. आज के इस क्लास में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपको पहले से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, पिछले क्लास में मैंने बताया था रेन ऑफ टेरर के बारे में। आज बताऊंगा डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस के बारे में, कैसे जो है एक डायरेक्टरी क्रिएट की गई आफ्टर द रेन ऑफ टेरर फ्रांस में। एक अच्छे रूल, एक अच्छी व्यवस्था की उम्मीद में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, क्या परिणाम होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो नाउ वी नो द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी फ्रांस एक डायरेक्टरी के शासन के तहत आ गया। कब? जब रेन ऑफ टेरर यानी जुलाई 1994 के बाद स्थितियां फ्रांस में जो बदली, उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ एक रूल ऑफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो था, उसके स्थान पर जो है एक डायरेक्टरी का रूल हो गया। यानी कि एक ऐसी बॉडी को एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया जिसमें कई डायरेक्टर थे। इसके बारे में थोड़ा सा जाने। During the reign of terror, the radical and revolutionary members of Jacobin club, belonging to lower middle class and the poor, ruled France, which created terror in mass. Reign of terror में हुआ क्या था? During the period, सामान्यतः चूंकि जो इलेक्शन हुए थे कन्वेंशन के बाद, बनने के बाद, उसमें वोटिंग राइट्स every man without discrimination above 21 age were given voting right। तो जो चुनाव हुआ, तो चूंकि आउट नंबर सबसे ज्यादा लोअर क्लास के लोग थे, पुअर क्लास के लोग थे, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग थे, इसलिए इनके ही ज्यादा मेंबर चुन के आए। और जनरली ये सारे, ये समूचा जो वर्ग है, ये रेडिकल एंड रिवॉल्यूशनरी फोर्सेज को रिप्रेजेंट करता था। और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जनरली जो उसमें लीडर टाइप के जो लोग थे, वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। यही कारण है कि जब इनके बीच से एक लीडर आता है, उसे हमेशा यह भय होता है कि शायद हमें सत्ता से हटा दिया जाए। इसलिए उसने किया क्या? उसने जो है एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट की फ्रांस में, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जिसे चारों ओर फ्रांस में भय व्याप्त हो गया। There was terror everywhere in France। आतंक इतना बढ़ गया कि हर व्यक्ति, every person in France was very much uncertain about the future of his or her। तो इस प्रकार से जब वो समाप्त होता है, तो लोग करते क्या है? When it was ended, there was a sigh of relief in public, taking benefit of it। Representatives of upper middle class became successful in craving the power to rule। चूंकि जो सबसे निचला तबका था फ्रांस का, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स फेल हो चुके थे, बदनाम हो चुके थे, भय व्याप्त हो गया था उनके कारण ऐसी व्यवस्था जो उसने फ्रांस में आई थी। तो मौका मिला कुछ लिबरल लोगों को, और वो जनरली मोस्टली बिलोंग करते थे अपर मिडिल क्लास से। इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, एलिट क्लास से थोड़ा सा बिलोंग हुई करते थे। तो इन लोगों ने चूंकि सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो उन्हें लगा कि सबसे पहले व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। और उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी था? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस परिवर्तन। नतीजा क्या है? नाउ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। एक नया संविधान ही बनाया गया, पुराने संविधान को समाप्त कर दिया गया। और इस नए संविधान के अनुसार नाउ वोटिंग राइट्स वर टेकन अवे फ्रॉम नॉन प्रोपर्टीड क्लास। जो दे दिया गया था जिनको वोटिंग राइट्स, एवब 21 एवरी मेल पर्सन ऑफ फ्रांस वर गिवन वोटिंग राइट्स। नाउ नॉन प्रोपर्टीड क्लास में डिप्राइव्ड ऑफ द वोटिंग राइट्स। तो वोटर्स की संख्या घट गई, और जब वोटर्स की संख्या जब घटेगी, कंटेस्टेंट्स ऑफ इलेक्शन भी जो है उन्हीं लोगों के बीच से आएंगे जो प्रॉपर्टीड क्लास के लोग होंगे। स्वाभाविक है कि ऐसे में
है ना, व्यवस्था में काफी परिवर्तन होगा। और एक जो नई व्यवस्था आई उसमें एक बड़ा चेंज ये लाया गया कि जो पहले लेजिस्लेचर जो फ्रांस का जब था इसके पहले वो उसमें एक ही बॉडी थी, यानी एक ही हाउस था। अब इसको है ना द टू हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर वेर फॉर्म्ड एंड विच वेर कॉल्ड काउंसिल्स। काउंसिल अब जो है दो काउंसिल बनाए गए। आज के समय में लेजिस्लेचर में अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, लगभग उसी के तर्ज पर है, चूंकि है ना कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप था डबल चैम्बर लेजिस्लेचर का। हालांकि उसके पहले अमेरिका में उसके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये लागू हो चुका था, सीनेट और जो है कांग्रेस की व्यवस्था हो चुकी थी, टू हाउस जो है वहाँ लेजिस्लेचर थे, टू चैम्बर। यहाँ भी जो है अब इसी प्रकार से दो काउंसिल बनाए गए, एक नया सुधार किया गया है और दोनों ही काउंसिल के लिए चुनाव मेंबर्स आए और लेजिस्लेचर के पार्ट बने। तो लेजिस्लेचर जो है जब टू चैम्बर बनाया गया, एग्जीक्यूटिव में जो परिवर्तन लाया गया, एग्जीक्यूटिव पावर वाज नाउ गिवन टू ए 5 मेंबर्ड डायरेक्टरी टू प्रिवेंट द चांस टू बिकम ए डिक्टेटर बाय चीफ एग्जीक्यूटिव। 5 लोगों का ये ग्रुप जिसे डायरेक्टर कहा गया, एक डायरेक्टरी में यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, इसको डायरेक्टरी नाम दिया गया एक वर्ड के रूप में, और उनको एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया, उन्हें ही सत्ता का अधिकार दिया गया, शासन का अधिकार दिया गया, वो मिलकर जो है शासन चलाए। और डायरेक्टरी में डिसीजन जो लेने का जो वास्तव में जो पैटर्न था, जो है ना बेसिक जो प्रिंसिपल था, वो बेस्ड ऑन मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी से डिसीजन होने हैं। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट हो, ओपिनियन में डिफरेंसेज हो, वास्तव में ऐसा क्यों किया गया? यहाँ जो है डबल चैम्बर जो है लेजिस्लेचर बना दिया गया, यहाँ 5 मेंबर डायरेक्टरी बना दी गई, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लोगों ने काफी है ना, फ्रेंच पीपल हैड वेरी बिटर टेस्ट ऑफ वन एग्जीक्यूटिव रॉबिस्पियर एंड इवन वन लेजिस्लेचर। तो ये जो एक ही लेजिस्लेचर या एक ही एग्जीक्यूटिव का जो प्रोविजन था इसके पहले जो संविधान में, लोगों ने क्या देखा कि इसके ज्यादा संभावनाएं क्या बनती है कि लोग जो है डिक्टेटर हो जाते हैं, मनमाना शासन करते हैं, मनमाने ढंग से डिसीजन लेते हैं, मनमाने कानून बनाते हैं। तो क्यों नहीं इसको क्या कर दिया जाए, है ना, इसको है ना डबल चैम्बर बना दिया गया, ताकि पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेट इनटू वन हैंड, यानी इन हैंड ऑफ वन बॉडी, वन हाउस। और यहाँ जो है एक पर्सन जो है एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा ना हो, एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में जो कि सारे फैसले खुद ले अपने मन से, तो पहले वाली स्थिति आ जाएगी। और लोगों को इससे काफी अब डर लगता था कि ऐसा है ना, और रेन ऑफ टेरर की घटना फिर से फ्रांस में दोहराई ना जाए। टू अवॉइड such unfortunate condition in France, this arrangement was made in France, double chamber council और 5 member directory। ऐसा परिणाम क्या हुआ? Such arrangements had created uncertainty in decision making। लेजिस्लेचर के स्तर पर हो या डायरेक्टरी के स्तर पर हो, मोस्टली डायरेक्टरी के स्तर पर देखने को मिला कि डिसीजन लेना अब संभव नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंसेज इन ओपिनियन आर वेरी मच कॉमन अमंग द पीपल। ये नेचुरल है, कॉमन ही नहीं है, नेचुरल भी है। तो और स्थितियाँ ये थी, ड्यू टू रेन ऑफ टेरर देयर वाज डिसअपियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, इवन अनार्की इन फ्रांस। इसको, इस व्यवस्था को फिर से ठीक किया जाना था, पटरी पर लाना था। और ऑन वार फ्रंट एनिमीज नाउ वेर डिफीटिंग फ्रेंच आर्मी एंड वेरी बैड न्यूज वेर कमिंग फ्रॉम वार फ्रंट इन फ्रेंच सोसाइटी। और उसका परिणाम क्या हुआ? लोगों में बाहर से भी लेकर और अंदर भी दोनों ही ओर निराशा ही निराशा था। एक और उन्हें भय हो गया कि जो रिवॉल्यूशन करके हमने यहाँ मोनार्की को समाप्त किया है, एक नई व्यवस्था कायम की है, उसके जो दुश्मन जो चारों ओर हैं यूरोप में, अब वो जो है फ्रांस में आ जाएंगे और यहाँ हमारी ये जो नई व्यवस्था है जिसमें लोगों को अधिकार मिले हैं, ये शायद समाप्त हो जाएगा। एक डर पैदा हो गया। ये तो अंदर खाने फ्रांस में अवस्था थी और बाहर से इस प्रकार का भय व्याप्त हो। तो और यहाँ प्रशासन के स्तर पर क्या चल रहा था? तो डायरेक्टरी खुद बिजी इन क्लैशेस विद काउंसिल, काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच भी कौन है ना अधिकारों का ये जो है, और इस प्रकार से टकराव बढ़ता जा रहा था। काउंसिल यूज्ड टू थ्रेटन डायरेक्टरी, अगर डायरेक्टरी
यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर जिसके हाथ में था, वो अगर काउंसिल के लोगों पर लगाम लगाना चाहता था किसी खास मैटर पे, तो ये भी अपने अधिकारों का प्रयोग करके डायरेक्टरी को हमेशा धमकाया करती थी, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी यही थे, तो उनको डिसमिस कर देने की। इस तरह से अधिकारों का ये जो है वास्तव में जो है ना, जो टकराहट इसने व्यवस्था में फ्रांस के अंतर्गत है ना एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। नाउ ऑन टाइम डिसीजन वाज नॉट पॉसिबल। क्या क्या परिणाम? तो टाइम बिंग डिसीजन वे हैव नॉट टेकन, किसी भी विषय वस्तु का। देयर वर डिले, कंफ्यूजन एंड एनार्की इन फॉर्म ऑफ मिसरूल इन फ्रांस। यह व्यवस्था जो इस प्रकार की आई, तो इससे शासन का स्वरूप बिल्कुल समाप्त, यानी शासन का भय, शासन का इकबाल समाप्त हो गया। जो पब्लिक फ्रेंडली थी, पीपल फ्रेंडली सत्ता की उम्मीद कर रहे थे पब्लिक, अब उनकी ये जो उम्मीद थी वो जा रही थी, खत्म हो रही थी। डायरेक्टरी वाज इनकैपेबल टू हैव ए कंट्रोल ऑन सिचुएशन। जो स्थितियां बिगड़ते जा रही थी विद इन दी फ्रांस एंड ऑन वार फ्रंट, ऑन आउटसाइड ऑफ फ्रांस, ये दोनों जगह स्थितियां काफ़ी बिगड़ रही थी। और फ्रेंच पीपल जो है, यानी फ्रेंच सोसाइटी में उम्मीद की किरण लगभग समाप्त हो रही थी। लेकिन ठीक ऐसे ही समय में एक व्यक्ति था, एक पर्सनैलिटी था, जब हर ओर से उम्मीदें बाकी नहीं रह गई थी फ्रांस के लोग की, हर ओर से निराशा ही मिल रही थी, व्यवस्था से निराशा मिल रही थी। ऐसे में ये नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक व्यक्ति, जो वार फ्रंट पे एक कमांडर के रूप में रोज नई सफलताएं पा रहा था। इनके जो दूसरे जो काउंटर पार्ट थे, जो दूसरी जगह डिपोटेड थे, वो दूसरे वार फ्रंट पर थे, वहाँ फ्रांस की हार हो रही थी, नो डाउट। लेकिन जहाँ भी नेपोलियन था, जिस वार फ्रंट पे था, जिस इलाके में भी था, वहाँ दुश्मनों को यह रोज शिकस्त दे रहा था। और इसके जीत की खबर फ्रांस के लोगों के लिए है ना, कह सकते हैं कि अंधेरे में एक लाइटनिंग की तरह थी। और धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट समूचे फ्रांस में द मोस्ट पॉपुलर फिगर, पॉपुलर पर्सन के रूप में स्थापित हो गया। जैसे इलेक्शन होता है 1799 इलेक्शन में, क्योंकि अपनी पॉपुलरिटी नेपोलियन की काफ़ी हो चुकी थी, पार्टिसिपेट करता है और वह चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है फ्रांस का। चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि वह मिलिट्री जनरल भी है, मिलिट्री कमांडर भी है, वह एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की स्थापना करता है नेपोलियन, जो फर्दर 1804 में यह नेपोलियन बोनापार्ट जो क्रांति की रक्षा के लिए आया था, ये डिफेंडर ऑफ द रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, ही वाज द सन ऑफ रिवॉल्यूशन। उसने क्या किया? जिस राजशाही को हटा करके लोकतंत्र को लाया गया, डेमोक्रेसी को लाया गया फ्रांस में 1789 के रिवॉल्यूशन के द्वारा। 1804 में वंस अगेन बाय नेपोलियन बोनापार्ट मोनार्की वाज इम्पोज्ड इन फ्रांस। इसी नेपोलियन बोनापार्ट जो क्रांति का रक्षक के रूप में आता है, जब फ्रांस विषम स्थिति में होता है, उस समय यह आकर फ्रांस के लोग के सम्मान की रक्षा करता है, उस फ्रांस को बचाता है दुश्मनों से, और यह अपने आप को है ना ठीक 5 साल के बाद अपने आप को जब राजा घोषित कर देता है। इस तरह कह सकते हैं कि क्रांति के विभिन्न सिद्धांतों का गला घोट दिया जाता है नेपोलियन के द्वारा। ये डिक्टेटर के रूप में आता है, और ये डिक्टेटर मिलिट्री डिक्टेटर होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आगे हमारे वीडियो में मैं आपके सामने बताऊंगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस के 1789 के रिवॉल्यूशन में स्त्रियों का, वुमेन का किस प्रकार का रोल था, उनके कंडीशन में क्या परिवर्तन आया। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर हम अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक इंतजार करें। थैंक यू।